हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाली प्री बीएड और डीएड जैसे एग्ज़ाम के ऊपर प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि के अंदर हम शिक्षण सहायता सामग्री पारंपरिक एवं दृश्य उपकरण में 25 प्रश्न देखेंगे। तो आज का हमारा पहला पहला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है यह बहुत महंगी और चमकीली हो। दूसरा ऑप्शन है यह छात्रों की अधिक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने वाले हो। तीसरा है यह केवल शिक्षण के उपयोग के लिए हो। चौथा है यह विदेशी निर्माता हो। अगर आपको इसका सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह छात्रों की अधिक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने वाली होती है। स्पष्टीकरण आप स्वयं पढ़ ले दोस्तों, उससे हमारा टाइम जो है बच जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट्ट को शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि वह बहुत सस्ता है। दूसरा है क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षक अवधारणाओं को रेखाचित्र और मुख्य बिंदु द्वारा स्पष्ट करते हैं। तीसरा है क्योंकि वह कभी टूटता नहीं है। चौथा ऑप्शन है क्योंकि वह हर स्कूल में होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षक अवधारणाओं और रेखाचित्र और मुख्य बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र यानी मैप पढ़ते समय शिक्षक को किसका ज्ञान देना आवश्यक अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है केवल कागज की गुणवत्ता का। दूसरा ऑप्शन है दिशाओं और पैमाने का। तीसरा ऑप्शन है नक्शे के रंग की कीमत का। चौथा ऑप्शन है नक्शे के निर्माता के नाम का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिशाओं और पैमाने का। अगला प्रश्न है, रियलियो शिक्षण सामग्री के अंतर्गत क्या आता है? रियलिया शिक्षण सामग्री के अंतर्गत क्या आता है? तो पहला ऑप्शन है केवल काल्पनिक चित्र। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक वस्तुएं जैसे फल सब्जी या औजार जो कक्षा में लाई जा सके। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम। चौथा ऑप्शन है रेडियो प्रसारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक वस्तुओं जो जैसे फल सब्जी या औजार जो कक्षा में लाया जा सके। अगला प्रश्न है, ग्लोब का प्रयोग मुख्य रूप से किस विषय के शिक्षण के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है इतिहास की तिथियां याद करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की आकृति गतियों और अक्षांश देशांतर को समझने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कविता पाठ के लिए। चौथा ऑप्शन है चित्रकला के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की आकृति गतियों और अक्षांश देशांतर को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, चार्ट तैयार करते समय अक्षरों का आकार कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है बहुत छोटा ताकि ज़्यादा जानकारी आ सके। दूसरा ऑप्शन है इतना बड़ा कि कक्षा की अंतिम पंक्ति में बैठा छात्र भी उसे स्पष्ट पढ़ सके। तीसरा केवल रंगीन होना चाहिए चाहे पढ़ न जाए। चौथा ऑप्शन है अक्षरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इतना बड़ा कि कक्षा की अंतिम पंक्ति में बैठा छात्र उसे स्पष्ट रूप से पढ़ सके। अगला प्रश्न है, OHP का उपयोग करते समय शिक्षक की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रोजेक्टर के पीछे छिपकर। दूसरा ऑप्शन है छात्रों की ओर मुख्य कार्य करके खड़ा होना।
चाहिए ताकि उसके हाव भाव देख सके। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को की ओर पीट करके। चौथा ऑप्शन है कक्षा के बाहर से नियंत्रण करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की ओर मुख करके खड़ा होना चाहिए ताकि वह अपने हाव भाव को देख सके। अगला प्रश्न है फ्लैश कार्ड का उपयोग किन छात्रों के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। पहला ऑप्शन है कॉलेज के छात्र के लिए। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर के बच्चों को वर्णमाला और शब्द पहचानना सीखने के लिए। तीसरा ऑप्शन है केवल शिक्षकों के लिए। चौथा ऑप्शन है शोधार्थियों के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्तर के बच्चों को वर्णमाला और शब्द पहचान सीखने के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है। पहला ऑप्शन है मॉडल। दूसरा ऑप्शन है ग्रामोफोन। तीसरा ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड। चौथा ऑप्शन है एपियाडोस्कोप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्रामोफोन। अगला प्रश्न है बुलेटिन बोर्ड का उपयोग विद्यालय में किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है छात्र को बैठाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है महत्वपूर्ण सूचनाओं, समाचारों और छात्रों की रचनात्मक कृतियों का प्रकृति करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है खाना बनाने के लिए। चौथा ऑप्शन है खेल के मैदान के रूप में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण सूचनाओं, समाचारों और छात्रों की रचना कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए। अगला प्रश्न है एपियाडोस्कोप का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है आवाज़ का रिकॉर्ड करना। दूसरा ऑप्शन है अपारदर्शी वस्तुओं या चित्र के बड़ा करके पर्दों पर दिखाना। तीसरा है केवल फिल्म दिखाना। चौथा है पत्र लिखना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपारदर्शी वस्तुओं या चित्र को बड़ा करके पर्दों पर दिखाना। अगला प्रश्न है ग्राफ का उपयोग शिक्षण में क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है चित्रकारी सीखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है डेटा की तुलनात्मक अध्ययन और प्रवृत्तियों को विजुअल रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तीसरा है व्याकरण सीखने के लिए। चौथा है संगीत के सुर समझने के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डेटा के तुलनात्मक अध्ययन और प्रकृति को विजुअल रूप में प्रस्तुत करने के लिए। अगला प्रश्न है नमूना और प्रतिरूप में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है नमूना असली वस्तु का हिस्सा है जबकि प्रतिरूप उनकी नकल है। दूसरा ऑप्शन है दोनों एक ही है। तीसरा ऑप्शन है प्रतिरूप असली है, नमूना नकली है। चौथा ऑप्शन है इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नमूना असली वस्तु का हिस्सा है जबकि प्रतिरूप उनका नकल है। अगला प्रश्न है शिक्षण सामग्री के रूप में संग्रहालय का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन है यह केवल पुरानी चीज को रखने के लिए है। दूसरा ऑप्शन है यह छात्रों को ऐतिहासिक और वैज्ञानिक वस्तु के वास्तविक दर्शन और प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर देता है। तीसरा ऑप्शन है यह केवल शांति बनाए रखने होती है। चौथा ऑप्शन है यह केवल पर्यटन के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शिक्षण सहायता सामग्री का चयन करते समय शिक्षण उद्देश्यों का अध्ययन क्यों करना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्योंकि यह सरकारी नियम है। दूसरा ऑप्शन है ताकि सामग्री पाठ को स्पष्ट करने में
सहायक हो, ना केवल ध्यान भटकाने वाली सजावट। तीसरा ऑप्शन है सामग्री को महंगा दिखाने के लिए। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ताकि सामग्री पाठ को स्पष्ट करके सहायक हो, ना कि केवल ध्यान भटकाने वाली सजावट। अगला प्रश्न है, पोस्टर का उपयोग शिक्षण के किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सजावट के लिए। दूसरा ऑप्शन है किसी विशिष्ट संदेश या जागरूकता के संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप में पहुंचाने के लिए। तीसरा है परीक्षा लेने के लिए। चौथा है पाठ्य पुस्तक के वस्तु विकल्पक के रूप में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किसी विशिष्ट आदेश या जागरूकता को संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप में पहुंचाने के लिए। अगला प्रश्न है, स्लाइड प्रोजेक्ट का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है वह बिना बिजली के चलता है। दूसरा ऑप्शन है यह सूक्ष्म चित्र या जटिल संरचनाओं को पूरी कक्षा के लिए एक साथ दिखाने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है वह बहुत भारी होता है। चौथा ऑप्शन है यह केवल एक छात्र के लिए है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह सूक्ष्म चित्र को जटिल संरचनाओं की पूरी कक्षा को एक साथ दिखाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहला ऑप्शन है उसे बहुत छोटे अक्षर में लिखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उनका लेखन स्पष्ट, सीधा और सुपाठ्य होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उसे रंगीन चाक का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उसे लिखते समय बोलना नहीं चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उसका लेखन स्पष्ट, सीधा और सुपाठ्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दृश्य सामग्री के रूप में डिओरामा डिओरामा क्या है? पहला ऑप्शन है एक प्रकार का रेडियो। दूसरा ऑप्शन है किसी दृश्य में त्रिसमयी लघु प्रदर्शन जो गहराई से एहसास कराता है। तीसरा ऑप्शन है एक पेंटिंग। चौथा ऑप्शन है एक कविता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किसी दृश्य में त्रिआयामी लघु प्रदर्शन को गहराई से एहसास कराता है। अगला ऑप्शन है फिल्म ट्रिप स्क्रिप्ट का उपयोग करके समय प्रत्येक फ्रेम को क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है बहुत तेज़ी से चलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक की आवश्यकता अनुसार रोककर चर्चा की जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है केवल एक बार दिखाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है बिना आवाज़ के नहीं दिखाया जा सकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की आवश्यकता अनुसार रोककर चर्चा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, फ्लैनल बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? पहला ऑप्शन है लिखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है चित्रों और आकृतियों को कहानी के फ्रेम में चिपकाकर प्रदर्शन करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है केवल बैठने के लिए। चौथा ऑप्शन है पानी रोकने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चित्र या आकृति को अपनी कहानी के क्रम में चिपकाकर प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों बेहतर माना जाता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि वे मुफ्त मिलते हैं। दूसरा है क्योंकि छात्र उनमें परिचित होते हैं और परिवेश से सीखने को बढ़ावा देते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि उन्हें खरीदना नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन है क्योंकि वे सुंदर नहीं होते। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि छात्र उससे परिचित होते हैं और वे परिवेश से सीखने को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दृश्य सामग्री माना जाए यह श्रेय दृश्य। पहला ऑप्शन है केवल दृश्य।
दूसरा ऑप्शन है केवल श्रव, तीसरा ऑप्शन है श्रव दृश्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रव और दृश्य। कंप्यूटर में हम वीडियो देख सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड पर कार्य समाप्त करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उसे साफ कर देना चाहिए ताकि अगली कक्षा के लिए तैयार रहे। तीसरा ऑप्शन है उस पर अपना नाम लिखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उसे तोड़ देना चाहिए। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उसे साफ कर देना चाहिए ताकि अगली कक्षा के लिए तैयार रहे। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, शिक्षण सामग्री का अत्यधिक प्रयोग कब हानिकारक हो सकता है? पहला ऑप्शन है जब वह पाठ से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए और छात्रों का ध्यान मूल विषय से भटक जाए। दूसरा ऑप्शन है कभी नहीं, सामग्री हमेशा अच्छी होती है। तीसरा ऑप्शन है जब वह बहुत महंगी हो। चौथा ऑप्शन है जब वह बिजली से चलती हो। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जब वह पाठ से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए और छात्र का ध्यान मूल विषय से भटक जाए। तो इसी के साथ आज का हमारा 25 प्रश्न पूरा होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं।